बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बात होगी मौजूदा हुकूमत की और होने वाले इख्तलाफात की। सियासत में जिस तेज़ी के साथ मुल्क भर में तब्दीली आ रही है, एक तरफ माशी सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो रही है, दूसरी जानिब अवाम का जो एक यकीनी तौर पर जो एक भरोसा था वो पाकिस्तानी सियासतदानों से उठता जा रहा है। हमने बहुत से सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उड़ते हुए देखे हैं जहांगीर तरीन साहब की टोकरी में, और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात साहब, जिन्होंने एक अपनी पार्टी को एक नए मंशूर के साथ एक नया मौका फराहम करने के लिए बहुत तेज़ी से बहुत से ऐसे अराकीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहे और बहुत से ऐसे अराकीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, उन्हें अपने साथ शामिल किया है। गोया कि इस जमात को चौधरी सरवर साहब लीड कर रहे हैं और उनका मंशूर यही है कि मुल्क भर में नए चेहरों को मुतारिफ करवाया जा सके। और ऐसे में एक नाम जो इंतहाई अहम है और वो है आयशा गुलालई। आयशा गुलालई जो एक पश्तून फैमिली से इनका ताल्लुक है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2013 से 2018 तक रुकन कौमी असम्बली रही। क्या वजह रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी की? क्योंकि आयशा गुलालई का सफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2013 से 2018 तक मुकम्मल तौर पर इंसाफ और यकीनी तौर पर इंसाफ के लिए ही रहा। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली जो कि एक हिस्सा रही और इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात साहब के ग्रुप में शामिल है। बड़ी अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और उम्मीद की जा रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को वो सही तरह सर अंजाम देंगी जैसे वो हमेशा देती रही हैं। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पश्तून फैमिली से आपका ताल्लुक, और कहते हैं कि पठान अपनी जबान के बड़े पक्के होते हैं और आपने शायद वही कर दिखाया कि 2013 से 2018 तक तो आपने तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम किरदार अदा किया, उसमें रहते हुए अपनी जमात के लिए भी और अपने वोटर्स के लिए भी, बिलखुसूस पाकिस्तानी आवाम के लिए भी। क्या वजह रही कि तहरीक इंसाफ से आप अलहदा तो हुई लेकिन अब चौधरी शुजात साहब को आपने ज्वाइन किया है, तो मंशूर में कोई फर्क नजर आया या सिर्फ एक शख्सियत में फर्क नजर आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 मई 2023 को यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान के दिन पर काफ लीग में शमूलियत इख्तियार की जी। और उस दिन मैंने अपनी शमूलियत के दिन जो है पाकिस्तान के शुहदा को जो हमारे सरहदात पर पाकिस्तानी कौम की हिफाजत करते हुए और इस्लामी दुनिया के वाहिद न्यूक्लियर पावर की हिफाजत करते हुए अपनी जाने जो है, अपना खून जो है वो दे देते हैं पाकिस्तानी धरती को। तो मैंने उस दिन जो है वो मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की 25 मई 2023 को। और मैं आपको बताऊं कि ये 9 मई के रद्द अमल के तौर पर था। 9 मई को मैं 9/11 ऑफ पाकिस्तान कहती हूँ। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा सालिहा है और ये वो दिन है जिस दिन मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल चेयरमैन पीटीआई ने क्रिएट करने की कोशिश की, जिसने पाकिस्तान के अवाम को अपनी अफवाह से लड़वाने की साजिश की और पाकिस्तान को यमन, लबनान, इराक और अफगानिस्तान बनाने की एक कोशिश की। तो मैंने 5 साल तक मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत नहीं की, लेकिन जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मैंने उसके रद्द अमल के तौर पर मैंने एक ऐसी पार्टी में शमूलियत की जिस पार्टी ने कभी भी पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर अपने जाती इक़्तिदार, जाती मफादात या करप्शन केसेस को दबाने के लिए, छुपाने के लिए या रियासत को दबाव में लाने के लिए रियासत पर हमले नहीं किए। बल्कि चौधरी शुजात साहब जो है उन्होंने हमेशा मुसालिहा की किरदार अदा किया, लड़ाई झगड़े करने वाली सियासी जमातों में सुलह करवाने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो ट्रैक से ना हट सके, पाकिस्तान के अवाम डिस्टर्ब ना हो सके, पाकिस्तान की सलामती जो है वो खतरे में ना पड़ सके। तो इसलिए मैंने इस पार्टी का इंतखाब किया। और दूसरा ये है कि मुझे ये पार्टी फाइनेंशियली भी क्लीन लगी क्योंकि हमारे चौधरी शुजात साहब एक तो बुजुर्ग शख्सियत हैं और इतने उम्र में भी वो पाकिस्तान के लिए इतना सोच रखते हैं कि वो व्हीलचेयर पर भी मेरी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और आज भी वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में लड़ाई झगड़े वाली सूरत हाल ना हो और इस्तेहकाम हो सियासी, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के लिए आपका मुआशी इस्तेहकाम आएगा और मुआशी इस्तेहकाम से आपके मुल्क में अवाम खुशहाल होंगे। ठीक है। तो और कर्जों से हम कर सकेंगे। और प्लस चौधरी सरवर साहब जो है वो बरतानिया में पहले मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट हैं, बरतानवी पार्लियामेंट के,
उन्होंने फलस्तीन के इशू के ऊपर हमेशा बहुत बड़ा स्टैंड लिया, हालांकि उनकी बड़ी मुखालफत भी करती रही सरकारी काबिनेट में, लेकिन उन्होंने बतौर मुसलमान फलस्तीनियों की हमेशा बगैर खौफ व खतरे जो है उन्होंने हिमायत की। और उनको एक गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बरतानिया जमहूरियत की माँ कहलाती है, तो वहाँ पे जमहूरियत का मतलब होता है आवाम की राय सबसे मुकद्दम होना। और वहाँ पर आप करप्शन भी नहीं कर सकते आवाम के फंड में, आवाम के पैसों में, और आवाम को जो है वो गुड गवर्नेंस की मिसाल है बरतानिया। तो ट्रांसपेरेंसी की तो चौधरी सरवर साहब जो है वो अपना वो तजुर्बा, अपना वो विजन पाकिस्तान लेकर आए हैं। तो इंशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन टीम है, तो इसलिए मैंने इस पार्टी का इंतखाब किया है मौजूदा सारी सियासी जमातों में। चलें, आपने बड़ा ज़बरदस्त नज़रिया पेश किया चौधरी शुजात साहब का भी, चौधरी सरवर साहब का भी। अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, और उम्मीद की करते हैं कि डेफिनेटली आपने हमेशा बड़ा काम किया है, मैं आपकी पार्टी से मुताल्लिक भी आपसे बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं चाह रहा था, क्योंकि तहरीक इंसाफ की इस वक्त अलहदगी हुई है और इमरान खान साहब ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो एक साइफ़र का बयानिया कहा जा रहा है, इसे अब कहा जा रहा है कि यह बयानिया झूठा था। आज़म खान साहब ने भी बिलाखिर अपना बयान कलमबंद करवा दिया, जहांगीर तरीन साहब ने भी एक पार्टी बनाई है। तो ये फरमाइएगा कि ये जो साइफ़र वाला बयानिया है, इसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, क्योंकि आप इस वक्त इस पार्टी को लीड कर रही हैं चौधरी सरवर साहब के साथ, और आप पे बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, आपने इनके मंशूर को लेकर चलना है आगे, तो आप किस तरह देख रही हैं ये साइफ़र वाले बयानिया को? के मामले पर तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी तरफ से सबसे ऑथेंटिक बयान आ चुका है PTI की तरफ से कि वो एक मजाक था, एक ड्रामा था, एक सियासी तौर पर एक खेला गया, और एक मुल्क की तरक्की के साथ जो है और मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ एक संगीन मजाक खेला गया अपने आप को बचाने के लिए। और फिर जो PTI चेयरमैन को बुलाया गया और तहकीकाती इदारों की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि वो जो साइफर था वो दुनिया में एक ही साइफर था, और वो मेरे पास था और वो गुम हो गया मुझसे, और अब मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो और फिर साथ साथ उन्होंने जो है तहकीकाती कमेटी को धमकियां भी दी कि मैं दोबारा आऊंगा तो फिर आप लोगों को मैं देख लूंगा। तो ये धमकियां अदलिया भी देती हैं, ये धमकियां वो अब 9 मई को उन्होंने जो किया शहदा के खानदानों के साथ और रियासत के साथ। तो ये और अब आजम खान का जो एक एतराफी बयान आया है उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो उन्होंने कहा कि ये एक मुकम्मल तौर पर एक ड्रामा था, और ये सियासत अपनी जो सियासी चाल PTI चेयरमैन वो एक सियासी चाल थी, वो कोई हकीकत से उसका लेना देना नहीं था। ठीक है। तो उसकी वजह से साइफर की वजह से पूरे पाकिस्तान की एक तो ताल्लुकात खारजा पॉलिसी तबाह करने की कोशिश की, और हमने देखा कि PTI के दौर में पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात जो है वो आप देखें कि सऊदी अरब के साथ खराब हो गए, हमारे चीन के साथ खराब हो गए, हमारे तमाम तर जो दोस्त ममालिक थे उनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात थे वो बहुत हद तक खराब हो चुके थे। तो IMF की डील को खराब किया गया, यानी मुल्क को मुआशी तौर पर और खारजा पॉलिसी के हवाले से तबाह करने की कोशिश की गई, और फिर मुल्क में तालिबान की आबादकारी की गई। एक बार धमाके हो रहे हैं, ये आपको पता है कि PTI की जो हुकूमत की जब जाते जाते जो PTI की हुकूमत की आखिरी दिन थी, क्योंकि मैं तो खबर ताल्लुक रखती हूँ, तो यहाँ पर इनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं इनकी 10 साल मुसलसल हुकूमत की, और इन 10 सालों में तालिबान के दफातर खोलने की भी बात करते थे। ये कहते थे कि आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, और ये कोई 40-50 हजार तालिबान को लेकर आए, जो दहशतगर्द किस्म के लोग थे उनको लेकर आए, उनकी आबादकारी करवाने की कोशिश की। तो अब वो खुद PTI चेयरमैन कहते हैं कि उसकी आबादकारी नहीं हो सकी, लेकिन हम उनको लेकर आ गए थे। तो बात यह है कि इनके जो अपने मिनिस्टर्स हैं वो फंसे देते थे, वो यानी उनकी कोई हुकूमत नहीं थी, और ये एक गठजोड़ था, और जो धमाके हुए और इस बात में लोग जो बाहर निकले तालिबान के खिलाफ या मिलिटेंट्स के खिलाफ, तो ये PTI की तोहफा था कि वो कह रहे थे कि हम तो इनको आबादकारी नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर धमाके हो रहे हैं। आज हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स गई ST गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ था, तो मैं आज मैंने अयादत की। तो ये अगर इस किस्म की सियासी पार्टी जिसका आपको बैकग्राउंड ना पता हो, जिसकी लीडर था
डॉक्टर इकरार अहमद ने तो बहुत पहले कह दिया था आपको, वो झूठ बोलते होंगे शायद, ये हकीम सईद झूठ बोलते होंगे शायद। तो ये उन बाकी सियासतदानों को छोड़ दे, तो हकीम सईद और डॉक्टर इकरार अहमद झूठ नहीं बोलते, दोनों ने जो उनकी हकीकत बयान की थी उन पर शायद किसी ने भी कान नहीं धरे थे। और फिर उनकी जो है इसराइली और इंग्लिश फंडिंग भी निकल आई, तो उसके बाद जो है वो मुल्क के मुआशी तौर पर डिफॉल्ट के लिए खत लिखे गए IMF को, और फिर जो है अब ये बात की फिर मशरक़ी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की गई, फिर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बंद किया गया, तो और कश्मीर जो है वो मोदी के हवाले के लिए। आप देखें ना कि किसी भी हुकूमत में इंडिया को ये जरूरत नहीं हुई 1948 के बाद जो 5 अगस्त 2019 तक कि वो कश्मीर पर इस किस्म का एक तरफा वाक़िबाना कब्जा कर सके और आर्टिकल 370 जो है उसको खत्म कर सके। तो इससे PTI के दौर में ये जो है ये आर्टिकल खत्म हुआ, और फिर PTI के लिए जो भारतीय जो PTI चेयरमैन है उसके लिए भारतीय फंडिंग भी निकल आई भारतीय शहरियों कंपनीज की तरफ से, ठीक है, तो और ये इसराइली कंपनीज की तरफ से। अच्छा, इस पर मैं इस पर जी, और मोदी ने बड़ी तारीफ की कि वहाँ पे हमारा अपना बंदा है, तो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो कश्मीर जो है वो किसके दौर में मोदी के हवाले हुआ, तो ये एक क्वेश्चन है बहुत बड़े जो कौन को सोचना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, चलें, आपने साइफर से बात शुरू की और डेफिनेटली आप कश्मीर तक आपने बात की और आपने बड़े अहम नुकात, इस पर बड़े अहम पॉइंट्स आपने उठाए हैं। कुछ सवालात लोग भी हमें करते नज़र आते हैं, कुछ तजियाकारों से बात होती है, हम नॉर्मल लोगों से मिलते भी हैं, आप जैसे सियासतदानों से मुलाकातें भी होती हैं, तो बिहाइंड द स्क्रीन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका जिक्र करना भी मुनासिब होता है, कुछ नहीं भी करना, क्योंकि जब साइफर की बात की जा रही है, आपने ISPR का भी एक डेफिनेटली आपने एक वो स्टांस लिया, बताया है कि जी उन्होंने ब्रीफिंग दी है। तो ये बताइए फिर जब साइफर वाला मामला हुआ था, इसे आप किस तरह देख रही हैं कि उस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था उसमें तो इसको इम्पोज किया गया था, अगर आप उसको इम्पोज कर देते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम लोग इसको इम्पोज कर देते हैं, तो फिर वो साइफर यकीनी तौर पर था या नहीं था? फिर उस वक्त जो जनरल बाजवा साहब थे वो क्या किरदार अदा कर रहे थे? ऐसे में भी तो लोग सवाल करते हैं ना मैम। फिर देखिए, वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है ना, वो उसके मिनट्स को देखना चाहिए कि उस मिनट्स में क्या बात हुई और क्या बात नहीं हुई है, क्योंकि मीडिया पर लोगों को गुमराह करना, सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करना, ये दजाली हथियार है, और दजाली हथियार बड़ा कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए। तो जब ISPR ने ही कह दिया कि साइफर का एक मजाक था और ये एक शख्स की तरफ से जाती मफादात के लिए मुल्क की जो सलामती है या मुल्क के सरकार से ताल्लुकात है उसके साथ एक खेलने की कोशिश की गई, तो फिर मेरे ख्याल से उसके मजीद कोई जो है वो आप इस डिजाइन में शक कुछ अर्थात नहीं होने चाहिए, और 10 मिनट ऑफ दैट मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग वो निकालने चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसमें क्या बात। ठीक है, मैम ये बताइए कि चलिए थोड़ी सी अब हम बात करते हैं काफ लीग के हवाले से, और चौधरी शुजात साहब क्योंकि हमेशा से उन्होंने कोशिश की है कि इस्तेहकाम की सियासत की जाए, आप लोगों का अब मंशूर आगे क्या है पाकिस्तान के जो सब मौजूदा हालात हैं, क्योंकि डेफिनेटली पार्टी पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और आप लोग कर भी रहे हैं, तो इस इंतखाबात के लिए क्या आपकी पार्टी तैयार होगी कि मुल्क भर से नशिस्ते के लिए टिकट्स वगैरह का हो गया है, या मंशूर क्या लेकर जा रहे हैं इस वक्त अवाम के पास? मंशूर हमारा 2 मेन पॉइंट है, हमारे मंशूर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि एक तो मुल्क को कर्जों से निजात दिलवाना और मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना, ठीक है, और दूसरा ये है कि आवाम को हुकूमती इमदाद या हुकूमती भीख से स्टेट की मोहताजी से निकालना, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं। मुल्क को आप कर्जों से निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक तो एग्रीकल्चर पर तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे मुल्क में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, ये वो वाहिद मसला है कि जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलाई, हालांकि बाकी सारे छोटे छोटे इशूज थे, इसमें क्या कहा उसमें क्या कहा, और बदकिस्मती से मेरे तरफ तो इन्हीं कामों पर लगा दिया गया है। तो मेन इशू हमारा है बढ़ती हुई आबादी, ठीक है, और बढ़ती हुई आबादी जब आपके मुल्क में 2 कमरे होंगे, घर में 2 कमरे हैं और उसमें कहीं 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, और अचानक बढ़ते बढ़ते में 50 लोग हो जाते हैं या 100 लोग हो जाते हैं, लेकिन वो 2 कमरे उनके लिए नाकाफी होते हैं। यही हाल पाकिस्तान का है कि आज आबादी जिस तेजी से पूरे खिते में हमारी बर्थ रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे वसाइल जो है उसका इस्तेमाल हमारे अल्लाह में बहुत वसाइल भी है, लेकिन वो वसाइल भी शायद हमारी आबादी के लिए कम पड़ जाए, तो वो जो वसाइल है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। दूसरा ये
है कि उलमाए कराम को इस हवाले से क्लियर गाइडेंस देनी पड़ेगी आवाम को, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक मॉडर्न रिलीजन है, वो क़यामत तक का रिलीजन है, वो कोई उनको जो है वो हर जमाने के हवाले से वो एक बेहतरीन हिदायत रखता है। तो उलमाए कराम को चाहिए कि वो आवाम को बताएं कि बढ़ती हुई आबादी या फैमिली प्लानिंग के हवाले से क्या करना है। फिर उसके अलावा बढ़ती हुई आबादी मसला हो गया। दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, और एग्रीकल्चर से ऊपर जो है वो हमें हमारी किसी हुकूमत में पाकिस्तान की प्लानिंग के ऊपर, मास्टर प्लानिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी कि एग्रीकल्चरल लैंड कितनी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल लैंड कितनी होनी चाहिए मार्केट के लिए, और जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए क्या होना चाहिए। तो हमारे मुल्क में एग्रीकल्चरल लैंड आपकी जिस तरीके से हाउसिंग सोसाइटी बढ़ रही है, लेकिन हमारे मुल्क में तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो एक बदनाम जमाना लैंड मार्क किया, तो वो 190 मिलियन पाउंड के केस में वो रिश्वतें लेते हैं, हालांकि उनको बरतानिया ने पकड़ा था, लेकिन यहाँ इन्होंने उनको आजाद कर दिया और पैसे भी उनको वापस कर दिए और गिरोह के हार भी ले लिए, और फिर जो है उससे उनको राही डेवलपमेंट सिटी का ठेके भी दे दिए। तो जब ये किस्म की इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज को आप इस तरीके से आप पैटर्नाइज करेंगे, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल लैंड पे आपके पास अगले जो है कुछ सालों में आपकी फूड सिक्योरिटी खतरे में बढ़ रही है, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, आपके मुल्क में उगाने के लिए जमीन नहीं होती, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है। होना यह चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटीज बंजर इलाकों में जो है वाक़ है, तो मतलब इसके लिए हमारे पास एक पूरा प्लान मौजूद है। दूसरा ये है कि आप जब एग्रीकल्चर पर तवज्जो देंगे तो आपकी जो फूड सिक्योरिटी और जो बाहर से आप डॉलर देकर आप चीजें मंगवाते हैं, पाकिस्तान 32 साल गंदम यूक्रेन से मंगवा रहा है, टमाटर प्याज जो है वो बाकी मुल्कों से मंगवा रहा है, तो ये तो हमारे मुल्क से बाहर जाने चाहिए, तो इस पर हम डॉलर जो है वो बाहर देते हैं, तो हमारे रेमिटेंसेस भी कम हो रहा है जो हमारे है स्टेट बैंक के। ठीक है, तो उसमें हमें एक तो हमारे इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, दूसरे से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। हम आज हमारा जो किसान है वो कॉटन जो है वो नहीं उगा रहा, कॉटन जो है वो बांग्लादेश जो है वो उगा रहा है, वो भारत की तरफ से कॉटन जा रहा है, जो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कंपनी, क्योंकि हमारा जो किसान है उसको कीमत नहीं उसकी कॉटन के हवाले से, या उसको जरिए जो जदीद तरीन मशीनरी है या क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से जो उसकी एडेप्टेशन है उसके हवाले से कोई हुकूमत की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मतलब उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसकी वजह से और फिर उसको जो कीमत है वो पूरी अदा नहीं की जाती, तो वो इंटरेस्ट जो है उसका खत्म हो गया है कॉटन में और मुख्तलिफ क्रॉप्स में। तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उसके साथ बंद हो गई है, उसके साथ रोजगार आपका खत्म हो गया है, तो मतलब आपकी इंडस्ट्री, आपकी एक्सपोर्ट आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और आपकी फूड सिक्योरिटी भी आपकी एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर जो है वो आपके पूरे मुल्क की जमीन की डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो और फिर हमें पानी के हवाले से हमारा जो है एक तो प्लान है कि पानी पाकिस्तान में डैम्स बनाने हैं, भारत में कुछ 6000 के करीब छोटे बड़े डैम्स हैं, हमारे मुल्क में जो है वही जो पहले बने थे वही डैम्स है, उसके अलावा तो किसी हुकूमत की कोई जो है वो कोई तरजीहात नहीं है, पॉलिसी नहीं है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो है इंशाल्लाह मुस्लिम विकास से रिश्तेदार में आएगी, तो हमारी एक तो मुल्क को कर्जों से निकाल दिलाना, दूसरा आवाम को एक बेहतरीन तालीम देना, सेहत की सहूलियात देना, क्योंकि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये जो बाकी ममालिक हैं उसमें आप देखें तो इनकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो डेडिकेटेड भी है और इनकी हेल्दी भी है। ठीक है, तो आपकी वर्कफोर्स एजुकेटेड होगी और हेल्दी होगी तो आपके मुल्क की इकोनॉमी के लिए वो बेहतर होगी। प्लस हमने अपने लोगों को स्किल देना है, हुनर देना है, क्योंकि हुनर से आप हर कोई आपके मुल्क में नहीं पढ़ सकता। ठीक है, आपके मुल्क में जो है वो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ टैलेंट दिए हैं, तो हमने उनको स्किल देना है ताकि चाइना में हर घर में बच्चा पैसे कमाता है अपने मुल्क के लिए, बिल्कुल, तो अपने पाँव पर खड़ा है। हमारे मुल्क में बेनजीर का सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन कब तक हम ऐसा प्रोग्राम या बेनजीर प्रोग्राम या लंगरगाहें या पनाहगाहें उसके जरिए से हम लोगों को मोहताज बनाते रहेंगे, जीत देते रहेंगे। हमने लोगों को हुनर देना है, बेहतरीन तालीम देनी है, स्किल्स देने हैं, ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो और मुल्क की इकोनॉमी में और अपने लिए बेहतरीन किरदार अदा करें। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की और आपकी स्किल और आपकी जो मैनेजमेंट इस्माइल मंशूर के हवाले से वो बड़ी अहम नज़र आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपने तमाम तर अहदाफ हासिल कर सके जो आपकी मंशूर के मुताबिक। आखिरी सवाल मैं जाते जाते करना चाहूँगा, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।
जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, क्या मुस्तकबिल में काफ लीग इस इंतखाबात में किसी जगह कोई पार्टी इत्तेहाद में जाएगी? क्योंकि कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब की कुछ मुलाकातें मुतवक्के भी हैं, कुछ हुई भी हैं, कि जिसमें चौधरी शुजात साहब के साथ दरख्वास्त की जा रही है कि वो इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। ऐसा कुछ है? देखिए, ये तो कबल अज़ वक्त है और पाकिस्तान की 2/3 अक्सरियत जो है, तो हमारा मुल्क अफगानिस्तान तो है नहीं, अफगानिस्तान में एक भी सियासी पार्टी नहीं है। आप देखिए ना, अफगानिस्तान में दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई एक सियासी जमात नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वॉर लॉर्ड्स हैं और जो जिसके पास जितने हथियार होंगे वो अगर पावरफुल है तो वो फिर हुकूमत में आ जाएगा। हमारे मुल्क में माशाल्लाह जमहूरियत है, सियासी जमातें जो है वो एक जमहूरियत का हिस्सा है और कोई जब हुकूमत 2/3 अक्सरियत में नहीं होती तो फिर वहाँ पर सभी पार्टियां मिलकर इत्तेहादी भी बनाती हैं। लेकिन जहांगीर खान तरीन की पार्टी के बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती कि हमारे उनके साथ इत्तेहाद होगा या नहीं होगा। हमारी पार्टी जो है मतलब ये तो इलेक्शन के बाद मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्शन से पहले हमारा किसी के साथ जो है मैं नहीं समझती कि हम अकेले इंशाअल्लाह मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हम इस वक्त अपने आप को पाकिस्तान में सबसे क्रेडिबल पार्टी समझते हैं, सबसे क्लीन पार्टी समझते हैं। और जमहूरी पार्टी भी इसलिए मैं इस पार्टी को समझती हूँ कि चौधरी शुजात साहब का जो बेटा है चौधरी शाकिर साहब, वो पंजाब का जनरल सेक्रेटरी है और आयशा गुलाली जो है वो पूरी पार्टी की मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है। तो ये खानदानी पार्टी नहीं है और चौधरी सरवर साहब पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, चौधरी शाकिर साहब उनके अंडर है। तो मतलब ये है कि ये कोई खानदानी पार्टी नहीं, जो सारे पौधे जो है वो खानदान में तस्लीम करती है और ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी जमात है, मतलब कबाइल चालू करने वाली आयशा गुलाली आज पार्टी की मरकजी अहदेदार है। तो इंशाल्लाह हमारा जो पार्टी है वो अकेले मैदान में उतरेगी और अपने कैंडिडेट को उतारेगी और इंशाल्लाह आवाम का फैसला छोड़ेंगे कि वो क्या फैसला करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी आयशा गुलाली जो इस वक्त मरकजी एडिशनल सेंटर मरकजी जो सेक्रेटरी हैं उनका किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में, और बड़ी अहम जिम्मेदारियां और बड़े अहम मंशून पर आपने तवज्जो मरकूज़ करवाई है। देखना यह है कि इंतखाबात का बिगल कब बजेगा और किस तरह मुख्तलिफ जमातें इस इंतखाबात में हिस्सा लेंगी और कौन सी पार्टी अपना मंशूर आवाम के पास ले जाकर कामयाब उम्मीदवार के जरिए हमें पार्लियामान में नजर आएगी। देखना यह है कि इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार क्या होगा और किस तरह इन तमाम तर चीज़ों को आगे ले जाया जाएगा। आयशा गुलाली ने खुलकर अपनी पार्टी का मौक़िफ़, अपना बयानिया यहाँ अवाम के सामने रखा। फैसला अवाम ने करना है कि इंतखाबात में कौन किस जमात के साथ ऐवान में सरबराह बनेगा। मुझे प्रोग्राम सच बोलो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।